तो चलिए डिस्कशन कुछ स्टार्ट करें हम। सीपीपी नंबर जो आपका चल रहा था 16, हम उसके 6 सवाल कर चुके हैं। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं अभी एक डाउट आपका लेता हूँ। जस्ट अभी मैंने पढ़ा था ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। अंकित, आपने कोई डाउट भेजा था ना जस्ट अभी, पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ सर। ठीक है, तो मैं आप सभी को क्लियर करूँ ये बात। कब भेजा था आपने? अभी भेजा था क्या डाउट? अभी भेजा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव क्लियरली ये तब डिसाइड हो सकता है कि आपकी सरफेस क्लोज है कि ओपन है। अगर ये एक क्लोज सरफेस है, सुनो, सबसे पहली बात मैं लेता हूं क्लोज सरफेस। अगर मान लो पूरी क्लोज सरफेस है, बंद है ये सरफेस, तो क्या होता है कि जो हमने कभी जब सर बिल्कुल इस फ्लक्स वाले पार्ट का स्टार्टिंग किया तो उसमें बताया था कि क्लोज सरफेस के लिए बाय कन्वेंशन आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर एरिया वेक्टर। डीएस जो होता है वो बाहर दिखाया जाता है, यानी कि आउटवर्ड नॉर्मल इज पॉजिटिव। एक बार बताओ क्या ये बात ध्यान है? यस सर। ठीक है, अगर आप यहां कहीं बनाएंगे तो वो नॉर्मल इधर बनेगा, ये DS1, ये DS2। अब मैंने कोई फील्ड लाइन ली, कोई भी फील्ड लाइन जो इस क्लोज सरफेस में यहां से एंटर करती है और यहां से बाहर निकलती है, और कोई कंडक्टर तो है नहीं, ये तो गॉसियन सरफेस है। तो अब आप देखो कि यहां पे जो फील्ड लाइन है वो आगे की तरफ है और डीएस इधर है, तो डीएस और ई के बीच का एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट में जो कोस थीटा आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल का कोस थीटा क्या हुआ करता है? नेगेटिव। नेगेटिव, यानी कि इस जगह जो आप फ्लक्स लिखोगे वो नेगेटिव बनेगा। जबकि अगर आप यहां देखते हो तो ई आगे की तरफ है और ये एंगल कैसा है आपका? एक्यूट। तो आपका फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। तो एक रिजल्ट की तरह मैं आपको बताऊं, आपने डाउट भेजा इसीलिए जस्ट अभी ये बात डिस्कस हो पा रही है, ये तो पता नहीं लास्ट तक आती ना आती क्या चक्कर है क्या नहीं। सुनिए, फॉर क्लोज्ड सरफेस, पहली बात तो ये बहुत जरूरी है, फॉर क्लोज्ड सरफेस इनकमिंग फील्ड लाइंस means negative flux and outgoing field lines means positive flux। आपने बल्कि मैं तो कहूंगा ये नोट्स कॉपी में ढंग से लिखो ये चीजें जो अभी पढ़ने को मिल रही हैं आपको। हाँ भाई, पहला पॉइंट आ गया समझ? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद मैं आऊंगा ओपन सरफेस की तरफ। आपने कर लिया नोट ये पॉइंट? कर रहा हूँ सर, एक कर लो, और बाकी बच्चे भी करो भाई, खाली जिसका डाउट है वो नहीं, सभी बच्चे कीजिए। 12 बच्चे जुड़े हैं अभी, मतलब एक मुझे हटा के टोटल 13 पार्टिसिपेंट है, तो इसका मतलब 12 बच्चे जुड़े हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। आपने लिंक कब भेजा था? कल भेज दिया था, कल भेज दिया था। कल की क्लास हमारी क्यों नहीं हो पाई थी दोबारा? वो लिंक ही जनरेट नहीं हो पाया, और एक्चुअली उसमें नेटवर्क की कमी नहीं थी, दूसरे फ़ोन में जूम एक्टिव नहीं था उस तरीके से कि मैं जनरेट कर सकूँ। हाँ, कोई जूम डाउनलोडेड था, मतलब इंस्टॉल था जूम, कि बाहर से कोई लिंक आता है तो स्टार्ट हो रहा था, लेकिन मैं उसको स्टार्ट नहीं कर रहा था इस फ़ोन से। उसी में टाइम लग गया था मुझे समझने में, तो कल मैंने वो करके ही भेजा था आपके पास। हो गया सर? हो गया भाई, सभी ने नोट किया है ना ये काम? ठीक है, अब मैं बात करूं ओपन सरफेस की।
ओपन सरफेस में कोई आउटवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन तो हुआ नहीं करती, बिल्कुल भी आउटवर्ड इनवर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए सर, एक जैसे एक जो होलो स्फीयर होता है, हाँ, उस पे जो चार्ज अगर वहाँ पे सरफेस पे चार्ज होता है तो वेक्टर फील्ड होती है 0, लेकिन हाँ, अगर भीतर भी एक चार्ज रख दिया तो फील्ड नॉन जीरो हो गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल आएंगे, हम आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे उनके डिस्कशन पे। चाहे तो आज इसी तरह के डिस्कशन चला लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं पहले ये पॉइंट करूं। ओपन सरफेस, एक 2D सरफेस ओपन सरफेस होती है, क्लोज सरफेस होती है। 2D सरफेस कैसी होती है? ओपन ओपन। सरफेस। मान लो ये कोई प्लेन है, ये कोई भी एक प्लेन है, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसमें बिल्कुल फिक्स नहीं है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। कोई बच्चा चाहे तो एस वेक्टर इधर मान सकता है, और किसी का मन करे वो एस वेक्टर इधर मान सकता है। एक कन्वेंशन ये है, एक कन्वेंशन ये है, दोनों सही है क्योंकि कोई आउटवर्ड डायरेक्शन तो है ही नहीं। अब मान लो फील्ड इधर है, मान लो ई यूनिफॉर्म है, तो प्लेन सरफेस पे मैं ई डॉट एस लगा सकता हूं। तो अगर मैं इस कन्वेंशन के हिसाब से चलूं, फर्स्ट कन्वेंशन के हिसाब से, तो फ्लक्स बनेगा E इंटू एस इंटू कोस 0 डिग्री, यानी कि E इंटू एस। जबकि अगर मैं सेकेंड कन्वेंशन के हिसाब से चलूँ तो बनेगा E डॉट एस, यानी कि ये बनेगा E इंटू एस इंटू कोस 180 डिग्री, यहाँ इट मीन्स माइनस E इंटू एस। समझ आ गया? मतलब 2D सरफेस या ओपन सरफेसेज में प्लस या माइनस फ्लक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर दोनों साइड हो सकता है। जबकि 3D सर्किट में सरफेस में फिक्स है, क्लोज सरफेस में, कि भाई ये आउटवर्ड जो आउटगोइंग लाइन होंगी वो पॉजिटिव फ्लक्स देंगी, और जो एंट्रिंग लाइन होंगी वो आपकी नेगेटिव फ्लक्स देंगी। तो ये साइन कन्वेंशन क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है। और ये और बताओ मुझे, क्या ये लिंक दोबारा भेजना था क्या ग्रुप में? जैसे अभी किसी ने ये पूछा है कि कब भेज दिया था। सर भेज दिया करो, पता नहीं चलता, अभी तो किसी से मंगवाया था। अरे कल चलो ठीक है, कोई नहीं। सर मुझे भी ध्यान नहीं था, वो तो देख लिया ऊपर मैसेज में। सर हम तो वेट कर रहे थे। तो चलो कोई नहीं, मुझे लगा कि शायद कल तो भेजा ही था रात को, शाम को, तो देख लिया होगा इस तरह से। दोबारा सेंड करूं 1 मिनट, अगर कोई और है तो वेटिंग में। अब तो सर वो केमिस्ट्री वाले ग्रुप पे सेंड कर दिया। कर दिया? ठीक है, 1 मिनट रुको। मैंने जस्ट अभी दोबारा एक बार कर दिया है, ताकि अगर कोई बच्चा अब भी देखे तो कर पाए। चलिए हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो भाई बताओ, ये कन्वेंशन तो आपको समझ आ ही चुका है? ठीक है, चलो आगे। तो ये अभी तो मैंने बात जो बताई वो साइन कन्वेंशन वाली बताई है, इसके बाद हम देखते हैं आगे। और एक बच्चा अभी पूछ रहा था, वो अंदर चार्ज रखे हैं तो फील्ड होगा नहीं होगा, है ना, उस तरह की चीज। तो मैं उसके डिस्कशन पे आ जाता हूं। दूसरा जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है, एक बार है, मैं ले रहा हूं कंडक्टर विद ए कैविटी। कंडक्टर विद ए कैविटी, उसमें भी एक बार चार्ज फ्री कैविटी, एक बार आपने लिया चार्ज फ्री कैविटी, एक बार
कैविटी हैविंग चार्ज, कैविटी हैविंग चार्ज। देखिए सबसे पहले मैं एक स्पेशल केस से आपको समझा रहा हूं। मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, सपोज ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इसके अंदर कहीं कोई स्फेरिकल कैविटी है, चाहे कंसेंट्रिक मान लो, थोड़ा सा मैं सिमेट्री बनाते हुए चल रहा हूं। स्फेरिकल कैविटी है, ये पूरा कंडक्टर आपका है और कंडक्टर पे जो चार्ज है वो टोटल Q है। यहां भी कंडक्टर पे जो चार्ज है वो टोटल आपको Q दिया गया है। अच्छा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है और इसके अंदर मैं कहता हूं किसी एक साइड, किसी भी साइड, सपोज यहां मैंने एक चार्ज रख दिया Q। तो पहली बात ये बताओ, क्या दोनों सिचुएशन समझ आ गई क्या क्या है? ठीक है। अब देखो इसके बाद देखिए, अगर मैं यहां की बात करूं, हमने पढ़ा था, हमने प्रूव भी किया है कि कंडक्टर की बॉडी में सारा चार्ज कहां जाता है? सरफेस पे आ जाता है। ठीक है। अगर अंदर कुछ नहीं है तो अंदर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा। अंदर कैविटी में कुछ नहीं है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा। सारा का सारा चार्ज जितना भी आपने चार्ज दिया है ये बाहर वाली सरफेस पे आ जाएगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो केवल बाहर वाली सरफेस पे रहेगा और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। ये चीज कल आप में से एक बच्चे ने, अंकित ने, डाउट के रूप में पूछी थी, वो एनसीईआरटी का कौन सा 15th क्वेश्चन का बी पार्ट। यस सर। तो क्या क्या उसमें हमने ये एक्सप्लेन नहीं कर लिया था वहां से पढ़ते हुए, उनकी लाइनों को पढ़ते हुए? तो ये तो हो ही गया, समझ आई गया, ये तो है ना। यस सर। और हमें क्लियर हो गया था कि अंदर कोई चार्ज है नहीं, अंदर फील्ड 0 है और सारा का सारा चार्ज बाहर है। उसमें एक और भी केस बना था, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो एक केस ये भी हमने सोचा था हो सकता है आधे पे पॉजिटिव आधे पे नेगेटिव, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया था। फिर ध्यान है ना ये? ठीक है। अब दूसरा देखो, आप इधर देखिए, इसमें मैं अगर देखता हूं तो ये क्या होगा, अगर यहां Q चार्ज है तो डेफिनेटली अंदर वाली सरफेस पे, मान लो ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस होना ही पड़ेगा। और वो जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा अंदर वाली सरफेस पे, वो कितना हुआ होगा? -Q। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों है। पहली बात, आपको एक पॉइंट समझ आ गया, अगर यहाँ Q है तो सामने अंदर कितना इंड्यूस होगा? -Q। और ऐसा क्यों है वो सुनिए। आप जस्ट इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस मान लो, जस्ट इस कैविटी के बाहर कंडक्टर की बॉडी के अंदर, ये मैंने मानी है गॉसियन सरफेस। और मैं दो तरीके से फ्लक्स निकालूं, एक बार फ्लक्स बाय डेफिनेशन एंड एक बार फ्लक्स बाय गॉस लॉ। मुझे लगता है कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं क्या? कुछ बच्चे बाद में आए हैं, जस्ट अभी 1-2 मिनट पहले। यस सर। क्या ये मैंने लिंक दोबारा भेजा उससे जुड़े हो क्या ग्रुप पे? यस सर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं भूल गया था, मैंने कल लिंक भेज दिया था तो आज मुझे याद नहीं रहा, इसीलिए आप लेट हो गए। मैं बता दूं आपको, आज अभी तक कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज जो हमारे डिस्कशन में आई आज वो ये थी कि एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन क्या है फ्लक्स का, क्लोज के लिए और ओपन के लिए, वो बताया। और दूसरी चीज जो अब हम लेके चल रहे हैं वो है, एक बच्चे ने पूछा कि कैविटी वाला एक्सप्लेन करो, तो मैं उस पर आ रहा हूँ। तो चार्ज फ्री कैविटी तो कल एक्सप्लेन हो चुकी है, आज मैं उस कैविटी पे चल रहा हूँ जिसके अंदर चार्ज है। पहली बात, अगर कैविटी में चार्ज है Q और कंडक्टर की बॉडी पे चार्ज है कैपिटल Q, तो अगर कैविटी में Q चार्ज है तो अंदर वाली सरफेस पे डेफिनेटली -Q इंड्यूस होगा ही होगा। क्यों होगा, अब इसका रीजन बताता हूं। आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम की, आप बताओ कंडक्टर की बॉडी के अंदर, ये तो कंडक्टर की बॉडी है, यहाँ E कितना होता है? 0 होता है। तो अगर आप इसमें से फ्लक्स निकालें बाय डेफिनेशन, फ्लक्स बाय डेफिनेशन इंटीग्रल क्लोज सरफेस E.ds, लेकिन E ही 0 है, उस सरफेस के हर पॉइंट पे E 0 है क्योंकि वो कंडक्टर की बॉडी में है, तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। मैं कहता हूं मैंने माना कि अंदर वाले चार्ज, अंदर वाली कैविटी की सरफेस पे चार्ज जो है वो x है। तो अब मैं फ्लक्स अगर लिखूं बाय गॉस लॉ, फ्लक्स बाय गॉस लॉ, Q इन
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन देखो क्या क्या है इस सरफेस के अंदर, एक तो ये रेड कलर वाला चार्ज रखा है और एक इसकी वजह से जो इंड्यूस हुआ है वो एक्स है, तो वो आपका हो गया क्यू प्लस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू प्लस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ समझ आया? आप इन दोनों को इक्वेट करके एक्स निकालो कितना आ रहा है, इसको और इसको इक्वेट करके एक्स कितना आ रहा है, माइनस क्यू। इन दोनों से हमने देखा तो एक्स आपका आया माइनस क्यू, और एक्स माइनस क्यू का मतलब ये सामने माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। भाई ये भी एक अच्छा सा रिजल्ट है जो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज रखा है तो सरफेस पे उतना ही चार्ज नेगेटिव रूप में अपीयर होगा। अब ये यूनिफॉर्मली अपीयर होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली, ये देखने के दो तरीके हैं, बहुत ही सीधे, बाहर कुछ भी उस पर डिपेंड नहीं करता, ये देखने के दो तरीके हैं। पहली बात, अगर कैविटी के सरफेस अंदर नॉन यूनिफॉर्म मींस नॉन सर्कुलर है ना, नॉन स्फेरिकल है, अगर कैविटी की सरफेस नॉन स्फेरिकल है तो डेफिनेटली ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि जहां कर्वेचर कम होता है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है, मुड़ाव कम है तो रेडियस ज्यादा है तो वहां सिग्मा कम होता है, और जहां कर्वेचर ज्यादा है रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है तो वहां सिग्मा ज्यादा होता है। पढ़ रखा है हमने, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यस सर। तो पहली बात, अगर ये कैविटी की इनर सरफेस नॉन स्फेरिकल है तो डेफिनेटली माइनस क्यू नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी बात, अगर ये स्फेरिकल है तो वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी। वो किस बात पे डिपेंड करेगा? अगर ये क्यू सेंटर पे रखा हो, क्या हो गया सुनो, अगर ये क्यू सेंटर पे रखा हो तो यूनिफॉर्मली बटेगा, और अगर ये क्यू साइडों में रखा हो तो वो नॉन यूनिफॉर्मली बटेगा। क्या ये बात समझ आ रही है मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं चार्ज का? यस सर। अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर शेप ऑफ द कैविटी नॉन स्फेरिकल है तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्मली होगा। अगर शेप ऑफ द कैविटी स्फेरिकल है तो जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा वो यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि चार्ज अगर सेंटर पे ही रखा होगा तो ये यूनिफॉर्मली बटेगा, और चार्ज अगर सेंटर पे नहीं रखा तो ये नॉन यूनिफॉर्मली। जिस साइड रखा होगा उधर ज्यादा डेंसिटी होगी, दूसरी साइड कम डेंसिटी होगी। तो चलो एक चीज तो हमारी समझ में आ गया कि अंदर ये फील्ड कैसा है ना, चार्ज कैसा अपीयर हुआ, माइनस क्यू। अब देखो, अब अंदर आ जाएंगी फील्ड लाइंस, आ जाएंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे खत्म होंगी, और कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलरली जाके टकराएंगे। ये फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे चलेगी जैसे कहीं सीधा जाना है तो परपेंडिकुलर यूं, जहां भी जैसे भी टकराना है ये लाइन जाके परपेंडिकुलरली टकराएगी, सरफेस के इस तरह टकराएगी कि सरफेस को लगेगा कि ये लाइन कहां से आ रही है, उसके सेंटर से आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी इसका सेंटर है तो मतलब जैसे भी कहीं भी जाए सरफेस को यूं ही लगना है कि ये लाइन उसके सेंटर से आ रही। आप बताओ कि अंदर फील्ड लाइन बन गई? यस सर। तो अगर फील्ड लाइन बन गई तो क्या अंदर E0 है यहां? नहीं, यहाँ पे E नॉन जीरो हो जाएगा। तो कैविटी चार्ज फ्री और चार्ज वाली दोनों समझ आ गई आपको? यस। ठीक है, अब सुनो, इसमें बाहर कितना चार्ज अपीयर होगा, अब वो सुनिए। टोटल चार्ज कितना था? क्यू। अंदर कितना अपीयर हुआ? माइनस क्यू। बॉडी में कुछ होता नहीं है तो क्यू में से माइनस क्यू घटा दीजिए तो बाहर कितना अपीयर होगा? क्यू प्लस स्मॉल क्यू। जबकि इसमें यहाँ 0 है, टोटल क्यू था, तो बाहर ओनली कितना बचेगा? क्यू ही बचेगा। तो अभी आप बताओ, क्या आपको ये दोनों कैविटी समझ आ गई हैं, एक चार्ज फ्री और एक चार्ज वाली कैविटी? यस सर। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल ये था कि इसके अंदर E0 क्यों है। इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते बच्चे, इसको तो कर देते हैं, कंडक्टर की बॉडी के अंदर E0 क्यों है उसको कर जाते हैं, लेकिन इसको नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वो आपका जो एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन था वो आपको ढंग से समझना होगा। क्या वो क्लियर हो गया कल? यस सर। ठीक है, चले तो आगे बढ़े, कैविटी वगैरह से बाहर निकलते हैं। यस सर, सीपीपी पे आते हैं। हाँ, सीपीपी पे ही आ रहे हैं। आज मैंने एक और काम दिया था आपको लास्ट में, वो हुआ आपसे प्रूफ, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट।
बताना, मैं अभी करवा नहीं रहा, मैं तो सीपीपी पे आ रहा हूँ, बट आप ये बताओ वो हुआ क्या प्रूफ? बोलो भाई, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो आज सिखा रहा था मैं उसमें। अरे किसी ने किया है, ट्राई किया है किसी ने वो प्रूफ कि दो प्लेट्स में आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होगा अगर वो कंडक्टिंग प्लेट है तो? नो सर। नो सर। गॉस लॉ से ट्राई करना, करोगे ना? यस सर। करना तो ट्राई, बाकी तो मैंने बता ही दिया रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो बस आपको एक ही तो चीज प्रूव करनी है। चलिए अभी आइए अपने सीपीपी नंबर 16 पे। हम 6 तक कर चुके थे, 6 सवाल तक हम कर चुके थे। आपका टेस्ट कब है? इसी मंडे को है या अगली बार है? 3 तारीख को। 3 तारीख को। 3 का मंडे है, ट्यूसडे क्या है? मंडे है, तो मतलब अभी है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है, आप करते रहें अपना काम। नंबर 6 तक हो गया था, 7th में बताओ कोई डाउट हो तो किसी का? नो सर। नहीं है। 11th का डाउट। 11th? ये फिर 9th कैसे हुआ? 9th नहीं, मैं एक और देख लेता हूँ ना, क्योंकि 8th हो गया होगा आपसे। चलो वो तो वही डिस्ट्रीब्यूट, 8th अगर ना हो ना किसी से, मैं बता देता हूँ, 8th अगर ना हो तो मुझे जहां तक लगता है, मैंने ये सवाल कहां से दिया था, एनसीईआरटी बुक में गोस्लो वाला जो चैप्टर है 30th चैप्टर, उसके चैप्टर के अंदर थ्योरी में ये सोल्ड एग्जाम्पल है। वो वर्कड आउट एग्जाम्पल नहीं, बाहर नहीं, चैप्टर के अंदर थ्योरी में ये सोल्ड एग्जाम्पल है। अगर किसी से ये 8th ना हुआ हो तो समझ गए हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th नहीं हुआ किसी से? बताओ, बोल तो रहे थे अभी कोई डाउट के रूप में। यस सर, डाउट है। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, चलो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स हैं 1 2 3, इस तरह के सेल्स हैं, और +4q इनर सेल पे, -2q उससे अगले पे, -5q उससे अगले पे, ये दिया गया है। तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी द, ये तो इनको टोटल चार्ज देकर यूं छोड़ दिया, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। व्हाट विल बी द कहां पूछा है? इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल। यहां अगर चार्ज -nq है तो आपको n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब देखो, इस सवाल देने का क्या पर्पस था, सुनिए। सबसे पहली बात, आप इसको एक कैविटी की तरह देखो, क्या अंदर कोई चार्ज है? क्या इसमें अंदर कोई चार्ज रखा गया है? सरफेस पे आ जाएगा। सुनो, क्या इसमें अंदर कोई चार्ज रखा गया है भाई? जिसका डाउट हो बताए। नो सर। नहीं रखा तो अंदर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा, 0 होगा। अच्छा, तो पूरा 4q कहां गया इसकी? आउटर सरफेस पे। अब वही प्लेट वाली बात यहां लग जाएगी, कंडक्टर की बॉडीज में आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। यहाँ 4q है तो सामने कितना होगा? -4q। अब देखो पूरा कितना था? -2q, तो इधर बचेगा -2q में से आप -4q घटा दीजिए, -2q -4q, पूरे में से घटाओ तो कितना बचा? ये कितना बचा है टोटल? कितना बचा बताओ? 2q। -2q में से -4q घटाया तो यहाँ कितना बचा? 2q। 2q के सामने कितना होगा? -2q। अब -5q में से -2q घटाओगे, -5q में से -2q घटाओगे तो बाहर कितना बचेगा? -3q। तो देखो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, 0 4q -4q 2q -2q एंड -3q। इन्होंने तो बस ये पूछा है कि भाई यहाँ कितना आया है। अगर यहाँ -nq आया है तो यहाँ तो -2q है, तो आपकी n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो जिस तरह की चीज आज हमने डिस्कस की थी, क्या लगभग वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं इसमें? ठीक है, हो गया ये। 10th बताइए भाई, 10th में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया। 11th, हाँ जी 11th पूछना डाउट है? ठीक है, देखो इस डिस्कशन क्लास में भी कोई घबराए ना कि भाई डाउट मैं कैसे पूछूं, ये है। अगर आपको जो भी पूछना हो पूछा करो। क्वेश्चन नंबर 11th आप देखिए, अ वेरी लॉन्ग ओवरहीटिंग, ये लिखा जाता है डिवाइस इज ओवरहीटेड। अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड
oriented along the axis of a circle of radius 1 meter, rest with one of its end on the center of the circle. ये एक सर्कल है, इसके सेंटर पे और एक्सिस के along एक बहुत लंबी चार्ज वायर है, लेकिन उसका एक एंड यहां है, ठीक है जी। तो ये कहता है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर इज लैम्डा, इस पे चार्ज है लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 16 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें गिवन है। द फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर एरिया इन एसआई यूनिट इज, 1 मीटर इसका रेडियस है, इसका 1 मीटर रेडियस है, तो आपको फ्लक्स बताना है कि कितना होगा। ये टोटल रेडियस इसका 1 मीटर है। अच्छा चलो ठीक है, ये कोई रिंग नहीं है, ये तो सिंपल एक सरफेस दी है मुझे कि भाई आपको इस रिंग में से एरिया बताना है। आपके पास केवल यही है, सोर्स यही है लैम्डा वाला। तो पहले तो मैं इसके कारण फील्ड लिखूं, तो आपको याद होगा एक सेमी वायर के कारण आप किसी भी r डिस्टेंस दूर जाते हो, किसी भी r डिस्टेंस दूर, तो आपको ध्यान होना चाहिए फील्ड के दो कंपोनेंट होते थे, E पैरेलल वो भी आता था k लैम्डा बाई r, और E परपेंडिकुलर वो भी आया करता था k लैम्डा बाई r, जिससे रिजल्टेंट बनता था √2 k लैम्डा बाई r। करवा रखा है ये वाला सवाल तो पहले? यस सर, याद है ना ये फॉर्मूला? ठीक है, अब देखो सर, हाँ फ्लक्स होता है एरिया, ये सिर्फ एरिया इनटू फील्ड। तो फील्ड कहाँ पे लेनी है? ये जो सर्कल की लाइन है इस पे लेनी है, फिर इसके बीच में कहीं? फ्लक्स किसी बाउंड्री में से नहीं होता है, फ्लक्स एक सरफेस में से होता है। ये जो पूरी सर्कुलर सरफेस है ना, पूरी सर्कुलर सरफेस, इसमें से कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करके जानी है वो फ्लक्स निकालना आपको, समझ रहे हो? हाँ। तो इस पूरे में से निकालना मुझे फ्लक्स। तो आप ये बताओ, मैंने ये बताया था अगर प्लेन सरफेस हो और ई यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स होता है ई डॉट एस, लेकिन अगर ई में स्पेशल वेरिएशन हो, ई आर के साथ चेंज हो, तो फ्लक्स ई डॉट एस से नहीं निकलता, हमें इंटीग्रेशन से जाना पड़ता है, बताया था? यस सर। तो क्या ये ई आर के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं? इट मीन्स इस ई में कौन सी वेरिएशन आ गई है? स्पेशल वेरिएशन, इसी में आ गई है स्पेशल वेरिएशन। इसका मतलब ये जो ई का फ्लक्स होगा वो ई डॉट एस से नहीं निकलेगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एस से जाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इसमें एक एलिमेंट माना, एक आर रेडियस की एक रिंग मानी। देखो अब तरीका समझो, आर रेडियस की एक रिंग मानी। मैंने आपको यार वो करवाए थे जिनमें स्पेशल वेरिएशन है, आप किसी एक्स हाइट पे गए dx और माना, उसकी विड्थ बनाई, या वाई हाइट पे गए dy और माना, वहां लिखा इंटीग्रल ई डॉट ds, करवाया था उस तरह का सवाल रेक्टेंगुलर प्लेन में। फ्लक्स की स्टार्टिंग क्लास में। तो उसी तरह देखो, यहाँ रेक्टेंगुलर नहीं है तो सर्कुलर में आप एलिमेंट ऐसे मानोगे, आर पे गए, थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा सा और आगे, आप डी आर और आगे जाओ, डी आर और आगे जाओ, ये एक पतला सा एरिया माना। उस दिन जो मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में करवाया था तो एक पतली सी स्ट्रिप बनी थी 1 इंटू डी एक्स की कुछ ऐसी, लेकिन यहाँ ये बनी। अब देखो इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया सर्कल का एरिया सर्कल के परपेंडिकुलर होगा, और जो इसका ds बनेगा मैं उसे लिख सकता हूं, शायद आप सभी को याद आ जाए तो आराम से, 2 पाई r इंटू डी आर, पतली सी स्ट्रिप का एरिया। समझ आया? हाँ भाई बोलो। ठीक है, अब अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रिप का फ्लक्स लिखता हूं डी फाई, और फिर मैं उसे इंटीग्रेट करूंगा, दैट इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। देखो ई परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट तो ds के साथ 0 होगा। अरे आप यूं देख लो यार, एक एक्सिस को x एक्सिस बोल दो, हाँ एक एक्सिस को y एक्सिस बोल दो, तो जो आपका ई वेक्टर बना, ई वेक्टर तो बनेगा ई परपेंडिकुलर इंटू आई कैप प्लस ई पैरेलल इंटू जे कैप। बताओ समझ आ रहा है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग? ई पैरेलल इंटू आई कैप, ई पैरेलल इंटू आई कैप एंड प्लस ई परपेंडिकुलर इंटू जे कैप, डॉट ds पूरा आई कैप में है, तो वो आपका बनेगा 2 पाई r dr आई कैप। अभी तो आ गया ना समझ कैसे लिखा हमने? यस सर। तो i का i से डॉट करोगे तो ये बचेगा ई पैरेलल इंटू 2 पाई r dr, है ना भाई?
ठीक है, मैंने ई पैरेलल की वैल्यू रखी। ई पैरेलल आपका आर पे डिपेंड कर रहा है, के लैम्डा बाई आर। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर इंटू 2 पाई आर डी आर। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और अंदर ओनली क्या बचा, इंटीग्रल डी आर। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? ये क्वेश्चन नंबर 11। लैम्डा दिया है 16 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप लैम्डा की जगह 16 एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो ओनली 8 बचा, और अंदर बचा इंटीग्रल डी आर। इंटीग्रल डी आर होगा आर, और आर की लिमिट दिख रही है आपको। आर की इनिशियल वैल्यू तो 0 है, और आर की फाइनल वैल्यू रेडियस तक आपको जाना है 1 मीटर है, तो इसकी लिमिट 0 to 1, 8 into 1 minus 0, यानी कि कितना आ गया ऐसा यूनिट में ये फ्लक्स 8। तो ये नॉन मतलब जहां स्पेशल वेरिएशन ऑफ फील्ड का, उसका फ्लक्स निकालने का एक अच्छा सवाल था। समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, चलिए यह हो गया आपका 11th। अगला बताओ 12th पूछना है? हाँ पूछना है, ठीक है। आज ये सीपीपी तो हो जाता पूरा, लेकिन हम शुरुआत में 2 और कामों पे चले गए थे। अभी ये बताओ मुझे देख के कितना मिनट बचे हैं? 6 मिनट बचे। 6 मिनट। ये हो गया, नोट हो गए? यस सर। पर कोई बात नहीं यार, 2 अच्छी चीजें डिस्कस हुई हैं। एक तो साइन ऑफ फ्लक्स, और एक वो कैविटी वाले चार्ज हैविंग, कैविटी हैविंग चार्ज। दोनों अच्छे पॉइंट थे, नोट करने चाहिए आपको ढंग से। 12th में देखो, 12th में कहता है एक कोई क्यूब है, यूनिट क्यूब मतलब 111। जो अगला सीपीपी है मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं, मैंने बोल्ड करके दे रखे हैं आपको पहले ही, है ना? ध्यान होगा, दिख गया होगा उसमें। हाँ सर, उसमें भी एक डाउट है। कोई नहीं, पहले अब यही नहीं हो पा रहे पूरे, और मैं कह रहा हूँ उसके आंसर तो आपको पता ही है। ये कहता है कि यूनिट क्यूब है, यूनिट क्यूब मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस तरह का ये यूनिट क्यूब है। और इसमें बोला गया है द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस। किसी एक फेस से अगर आप x दूर जाते हो यहां, तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो इस तरह से वेरी कर रही है जो इन्होंने ग्राफ में दिखाया है। बस ये यहीं तक है, 1 मीटर तक, 1 मीटर तक। ये तो इसके पैरेलल चल रहा है। ये कैसे? पहले तो 1/4 मीटर तक ये ऐसे बढ़ता जा रहा है चार्ज, ठीक है। उसके बाद 3/4 मीटर तक चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, और लास्ट में फिर से ऐसे ये कम हो गया। मतलब इसका जो शुरुआती 1/4 पार्ट है, शुरुआती 1/4 पार्ट जो है वहां चार्ज धीरे धीरे बढ़ा है, बिल्कुल इस फेस पे कम था, बढ़ा है। आखिरी 1/4 पार्ट जो होगा वहां चार्ज धीरे धीरे कम हुआ है, और बीच में मैक्सिमम चार्ज है, बीच वाले पोर्शन में मैक्सिमम चार्ज है कांस्टेंट। भाई बताओ एक बार, ये ग्राफ से ये मतलब समझ आ गया? यस सर। ठीक है। यस सर। और एक और चीज, इन्होंने ये जो ग्राफ में वैल्यू दी है 12 रो नोट। अच्छा, रो नोट की जो वैल्यू दी है वो एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू एप्सिलॉन नोट है, तो मैं इसको 12 एप्सिलॉन नोट लिख सकता हूं, ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। समझ आ गया है? ठीक है। अब सुनो, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब का मतलब है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही तो होगा टोटल फ्लक्स क्यूब में से। अगर मैं क्यूब को गॉसियन सरफेस मानूं तो फ्लक्स क्या होगा? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट। मतलब अल्टीमेटली मुझे केवल और केवल क्यू इन निकालना है। समझ आया? अरे हाँ कि ना बताओ। yes, ठीक है। बीच के पार्ट में क्यू इन निकालना बहुत आसान है। बीच के पार्ट में डेंसिटी कितनी है? 12 एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है। कांस्टेंट डेंसिटी होगी तो जो यहां जो क्यू है, Q2 मैं बोल लेता हूं, इधर वाले पार्ट का Q1, इधर वाले पार्ट का Q3 और बीच वाले पार्ट का Q2। Q2 जो होगा Q2
दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी तो कितनी है यहाँ 12 एप्सिलॉन नॉट। क्या मुझे आप इस पार्ट का वॉल्यूम बता सकते हो? इस पार्ट का 1/1 ये कितना है भाई? 3/4 माइनस 1/4 1/2। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा 1 इंटू 1 इंटू 1/2, यानी कि कितना आया 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये तो डायरेक्ट में 12 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, रो है, रो दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में रो की वैल्यू दे रखी है, वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है 8.85 इंटू 10। चलो मैं आगे बढ़ूं फटाफट, ये पूरा तो Q2 आ गया। अब Q1 देखो, Q1 को आप ऐसे नहीं ले सकते हैं कि डायरेक्ट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्यों नहीं ले सकते? कारण है कि यहां पे ये डेंसिटी वेरिएबल है, तो ऐसे में आप Q1 को लिख सकते हैं एवरेज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब कोई चीज अगर लीनियरली चेंज हो, तो एवरेज का सीधा फॉर्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। पता है ना ये आपको? कोई चीज अगर लीनियरली चेंज होती है तो एवरेज डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला है 0 + 12 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। तो एवरेज कितनी आ गई 6 एप्सिलॉन नॉट। और इसका वॉल्यूम कितना है बता दो फटाफट। इसका वॉल्यूम 1/1 इंटू 1/4। समझ आ गया फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम? कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो पहले। नो सर। नहीं तो आप इंटीग्रेशन से जाओगे, आप रो की इक्वेशन लिखोगे, लेट y बराबर mx टाइप, फिर एक एलिमेंट मानोगे। उससे बढ़िया मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं एवरेज रो इनटू वॉल्यूम। यहां तो रो इनटू वॉल्यूम क्योंकि रो कांस्टेंट था, एवरेज रो। और एवरेज रो निकालना आसान है क्योंकि ये लीनियर वेरिएशन है। तो कितना आ गया बोलो फटाफट? 2 3/2 यानी कि 1.5 एप्सिलॉन नॉट आ गया। सिमिलरली ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे चार्ज 1.5 एप्सिलॉन नॉट। तो आप बताओ टोटल क्यू इन कितना आया? 1.5 एप्सिलॉन नॉट प्लस 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस 1.5 एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया 9 एप्सिलॉन। और आप जब इस 9 एप्सिलॉन नॉट को वहां पुट करेंगे तो फ्लक्स आपका आ जाएगा 9 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई इट इज कमिंग आउट टू बी 9। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 12। ये हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 12। ये आपकी मीटिंग तो बीच में ऑफ हो गई है। रुको 1 मिनट, मैं कोशिश करता हूँ, रुकिए। एक फटाफट अगर जनरेट हो जाती है ये सवाल, अगर मीटिंग नहीं हो पाती अभी स्टार्ट तो आप यहां से देखेंगे, फिर भी मैं जस्ट मिनट बस अभी करता हूँ मैं।
अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप फटाफट आ जाएंगे इस मीटिंग में। मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है। जल्दी जल्दी जुड़िए ताकि मैं इस काम को संभाल सकूं। हाँ जी, हम दोबारा से करें कंटिन्यू उस चीज को। एक बार बताएं, आप बोल पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, इधर वाला चार्ज आपका निकल के आया था 1.5 एप्सिलॉन, सिमिलरली सेम इधर है तो इधर भी 1.5 एप्सिलॉन, तो टोटल क्यूएन कितना हो गया इसके अंदर? 9 एप्सिलॉन। और जब आप इसको उठा के इसमें रखोगे तो ये फ्लक्स कितना आ गया आपका? 9। एक्चुअली ये एप्सिलॉन नहीं था, ये रो नॉट था। मैं आपको बताऊं, ये रो नॉट था, तो आप अगर ये पूरा निकालोगे तो रो नॉट चलेगा। लास्ट में चलो आपका 9 रो नॉट आ गया, लेकिन आप देखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू रो नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की क्या है? बिल्कुल इक्वल है, तो ये यहाँ कटेगा और लास्ट में आंसर क्या आएगा आपका? 9। इस सवाल में एक अच्छी बात, इसकी खूबसूरती ये थी कि अगर वेरिएबल डेंसिटी भी हो तो आप एवरेज डेंसिटी से टोटल चार्ज निकाल सकते हो, और अगर लीनियर वेरिएशन हो तो एवरेज निकालना बहुत आसान होता है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो मैं मान के चलूं ये समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दोबारा वही, कितने जुड़े हैं दोबारा बताना स्टूडेंट्स? 5 बच्चे। कोई बात नहीं, जिनके डाउट्स हैं वो तो जुड़ ही गए होंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। हम एटलीस्ट इस वाले सीबीपी को तो कर ही दें, कल भी नहीं हो पाई क्लास ढंग से। हाँ जी, 13th में बताओ। हो गया सर, 15 बता दो। 15 रुको, मैं चल रहा हूं। 13th हो गया सभी का? 14 हो गया। आज हमने पढ़ा था कि अगर अंदर कोई कैविटी हो तो पहले रो भर दो, माइनस रो भर दो, उस तरीके से। ठीक है भाई, अगर किसी को डाउट हो तो आप बोला तो करो। कोई एक या दो बच्चे ही बोलते हैं और तो कोई बोलता ही नहीं है डाउट के जी। चलो मैं पहले मैं 15th पे आ जाता हूँ। इनका डाउट 15th है तो पहले मैं 15th पे आ रहा हूँ। इसके बाद अगर किसी को डाउट हो 13th 14th में तो पूछ लेना। पहले 15 देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन ए रीजन डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ E वेक्टर दैट इज इक्वल टू, मैं अगर इसको ढंग से लिखूं तो ये है ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप एंड प्लस 0 के कैप। क्या ये ई वेक्टर पहचान आ गया? पहचान में आ गया कि हमने कैसे लिखा है? ठीक है। इसके बाद देखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस r विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। अब ये कहता है कि भाई मैंने कोई एक एक्स वाई जेड सिस्टम मान लिया इस तरह से। अब एक आपको स्फीयर लेना है, एक स्फीयर आपको लेना है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे है और जिसका रेडियस है r। तो स्फीयर पे मैं इन जनरल, सपोज मैंने यहां एक छोटा सा एरिया माना ds, तो ds तो नॉर्मल होगा, ये होगा ds सेंटर से आते हुए, है ना। ये मैंने जनरल पॉइंट लिया, तो सपोज इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो क्या मैं ds को लिख सकता हूं ds का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप, लिखते थे ना वैसे, है ना। लेकिन मुझे तो आई कैप जे कैप के कैप चाहिए, तो मैं एक बार एन कैप निकालूं। एन कैप डायरेक्शन कैसे निकलेगी? देखिए, अगर आप इससे इसको ज्वाइन करते हैं तो जो पोजीशन वेक्टर आर बनेगा, आर वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बताओ समझ आया?
यस सर। और जो आर का मैग्नीट्यूड है वो है रेडियस। हाँ, कोई डाउट है तो बोलिए बीच में। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड तो इसका रेडियस है, तो मैं अगर आर कैप निकालूं, आर कैप तो बन रहा है एक्स बाई आर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप प्लस जेड बाई आर के कैप। और दरअसल यही आर कैप आपका एन कैप है, यही तो डायरेक्शन एन कैप है। तो मेरे पास एन कैप आ गई। तो ये सवाल हमें ये सिखा रहा है कि एन कैप कैसे निकाला जाता है किसी स्फीयर में। किसी स्फीयर में अगर आपको एन कैप लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। और अब अगर आप डीएस वेक्टर लिखें, तो डीएस इंटू एन कैप है, और एन कैप में आई कैप में ये है, तो ये बना एक्स बाई आर डीएस आई कैप प्लस वाई बाई आर डीएस जे कैप प्लस जेड बाई आर डीएस के कैप। हाँ जी भाई, बता दो ये समझ आ गया है सभी को? बोलिए। yes, नहीं समझ आया तो बताओ कौन सा पॉइंट, मैं दोबारा समझाऊंगा अगर नहीं आया तो। बोलो, एक मिनट। क्लियर है क्या ये? यस सर। ठीक है, तो ये हमने इस सवाल में एनकैप लिखना सीखा। अब ई डॉट डीएस अगर आप करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि ई डॉट डीएस में आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, के को के से। मैं तो प्योरली मैथमेटिकल तरीके से इसको लेके चल रहा हूं। आई डॉट आई, तो ये बचा, क्या बचा बताओ? ए एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन आर, और नीचे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आई कैप गायब। अगले में बताओ क्या बचेगा? ए वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई, इसमें एक डीएस और है, इसमें एक डीएस और है, इसमें भी एक डीएस और है, डिवाइडेड बाई आर, और नीचे है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस भाई यही बचा है ना, ई डॉट डीएस। यस। अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो ए कॉमन, डीएस कॉमन, और नीचे तो आर कॉमन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन। ऊपर बचा ही क्या? एक एक्स स्क्वायर और प्लस एक वाई स्क्वायर, ये कट गया। अब फ्लक्स ये आपका आ गया ए बाई आर इंटू डी एस। बताओ भाई, समझ आया? डी फाई। यस सर। फ्लक्स होगा इसका इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। तो ये आपने किया इंटीग्रल ए बाई आर इंटू डी एस। ए एक कांस्टेंट है, रेडियस एक कांस्टेंट है, तो अंदर ओनली इंटीग्रल डीएस बचा क्लोज सरफेस पे। क्या इस पे वेक्टर साइन लगा है डीएस पे? अगर यहां वेक्टर साइन लगा होता तो इंटीग्रल डीएस 0 हो जाता। अगर वेक्टर साइन लगा होता तो इंटीग्रल डीएस 0 हो जाता, लेकिन वेक्टर साइन नहीं लगा तो इसका मोड का सम कितना बनेगा? गोले का एरिया, सरफेस एरिया बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए बाई आर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर गया और ये आ गया 4 पाई ए आर। यही आपका आंसर होगा उसमें। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। इसने हमें एनकैप के बारे में बताया कि स्फीयर में एनकैप कैसे बनाया जाता है। हाँ जी भाई बताओ, क्या 15 समझ आ गया है? यस सर। अब मैं जो बच्चे, और भी कोई बच्चा अगर अपने डाउट पूछना चाहे इस सीपीपी में से बताओ, क्योंकि ना 13 डिस्कस हुआ है ना 14, तो उनमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को? 13 के कौन सा? 13 देख लीजिए। मिटा दूं मैं इसे कि कोई नोट कर रहा है? कर रहा हूं उसको नोट। ठीक है आप कर लीजिए नोट, 2 मिनट। थर्टीन्थ मैं तब तक बोलता हूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रेडिली आउटवर्ड विद मैग्नीट्यूड ई बराबर 2r, where r is the distance of field point from the origin. चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज इतना। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। देखो, एक तो ये बात दिमाग में रखो, कभी भी किसी सवाल में अगर चार्ज कंटेन्ड इनसाइड ए सरफेस पूछा गया, इसका और कोई तरीका नहीं है। आप पहले फ्लक्स निकालो। चार्ज कंटेंट पूछा गया और ई दे रखा हो, डेंसिटी दे रखी हो रो, तब तो अलग है। वो जैसे आज मैंने करवाया वो ग्राफ वाला,
ई देके और अगर वो चार्ज कंटेंट पूछे, पहले आप फ्लक्स निकालो और लास्ट में गॉस लॉ से उस फ्लक्स को इक्वेट कर दो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, वहां से क्यू इन आ जाएगा। तो 13th में ये कहता है, हाँ जी क्या क्या कह रहे हो? कॉपी हो गया ये, ठीक है। 13th में ये कहता है, देखिए 13th में ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई E इक्वल टू 2R। ये कोई एक स्फीयर है, सेंटर से किसी R डिस्टेंस दूर जो फील्ड है रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, और उसका मैग्नीट्यूड है E इक्वल टू 2R। अब सबसे पहली बात, एक 2 मीटर का रेडियस लेना है, उतने गोले में कितना यहाँ पे चार्ज कंटेंट है। तो पहले मैं 2 मीटर का, मैंने सपोज एक गोला बना लिया, लेट मैं 2 मीटर के एक गोले पे गया तो वहां E हो जाएगा 2 × 2, कितना फिक्स हो गया, इस पूरी सरफेस पे E फिक्स हो गया 4। हमने यहाँ एक छोटा सा एरिया माना ds, वो फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और ds तो नॉर्मली बनता ही है। तो अब अगर मैं इस पूरे में से फ्लक्स लिखूं बाई डेफिनेशन जो फ्लक्स होगा दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। हाँ जी, क्लोज इंटीग्रल, ये चीज डबल साइन लो, ये सिंगल लो, तो मैं एक ही से दिखा रहा हूं। E का मैग्नीट्यूड है 4, ds का मैग्नीट्यूड है ds, और दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, cos 0 1, 4 बाहर आया, एंड दिस इज ds। इंटीग्रल ds होगा 4 पाई r स्क्वायर, r आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 16, 4 × 4 पाई × 16, ये आपका फ्लक्स आया। अब बाई गॉस लॉ जो फ्लक्स होता है दैट इज q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उन दोनों को मैं अगर इक्वेट कर लूं तो q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कमिंग आउट टू बी 4 × 4 पाई × 16। यहां से q इन निकल के आ रहा है इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जिस तरह से सवाल में दिया गया है, अगर आप इस तरीके से इसको अरेंज करें तो ये आपका बनेगा, वो लिखता है 4n पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो भाई 4, एक पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट यहां से ऊपर जाएगा, 4n पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो n बचा है वो n कितना बचा है, कितना बच गया यहां से 4n पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 16 आ रहा है ना 16 नहीं, r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 × 4 पाई × 4, ये चल रहा था 4 × 4 पाई × 4। तो अगर मैं यहां से क्यू इन निकालूं तो क्यू इन आपका आ रहा है 4 × 16 × पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप गिवन चीज से इसे कंपेयर करते हैं तो वो लिखता है 4n पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब ये n आपका कितना हो गया इस सवाल में 16। चलें, तो ये हो गया समझ। और ये जेई 2012 वाला सवाल हो गया है क्या आपसे, सही बताना, 14th क्वेश्चन कैविटी वाला 14 हो गया सभी से, ठीक है। अब मैं एक बार आ जाऊं 17th पे, अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो। यस सर, उसमें 6 क्वेश्चन बताता हूं, एक मिनट में बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने इसमें 3 सिमेट्री बताई है आपको, वो मैं करवा चुका क्लास में, है ना। उसके बाद एक टेबल थी जो मुझे लगता है कई दिन से पेंडिंग थी, शायद मैं पहले कहता था आपको एक टेबल दूंगा, शायद दी नहीं है किसी सीपीपी में, समझ गए, प्रीफिक्स वाली, किसका क्या प्रीफिक्स है। यस सर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड बहुत सीधे सवाल है। थर्ड जैसा मैं एक बार जस्ट फटाफट बताता हूँ। तीसरे जैसा सवाल मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में केस थर्ड लिया था एक क्वेश्चन के तौर पे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में वही है, बस उसमें थोड़ा वैल्यूज दे दिए, करोगे ना ये हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन और हाँ, एंगुलर मोमेंट। 14th में ये सोचना है कि रोड को किस तरह से अलोंग द बॉडी डायगोनल आप रखोगे तो मैक्सिमम चार्ज उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। बॉडी डायगोनल की लंबाई होती है √3a, तो उससे हो गए। फिफ्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ बताओ, आंसर मैंने 7 दिया था, ये कैसे हुआ, हो गया या नहीं हुआ? हाँ हो गया सर। कैसे? वैसे दोनों पार्ट में फ्लक्स
दोनों का फ्लक्स ऐड होगा, प्लस करते हैं। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन जिधर है नेगेटिव की भी उधर ही है, तो दोनों का फ्लक्स ऐड होगा, दोनों का फ्लक्स ऐड होगा तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा और वो आपका आंसर आ जाएगा। भाई पहले तो ये बताओ, पहले 5 में कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ जी, किसी भी बच्चे को नहीं है? नो सर। ठीक है, 6th क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो ये लिखता है द रीजन बिटवीन द 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। ये आपको 2 कंसेंट्रिक स्फीयर दिए हैं, एक का रेडियस है ए और दूसरे का रेडियस है बी, ये दिया गया है। हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर ए बाई आर। ये जो बीच वाला इलाका है, बीच वाला इलाका, इसमें आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस तरह से दी है कि अगर आप किसी भी आर डिस्टेंस दूर जाएंगे तो वहां जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज ए बाई आर, वेयर ए मे बी सम कांस्टेंट, वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या ये बात समझ आ गई है? ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू। सेंटर ऑफ द स्फीयर पे रखा है एक पॉइंट चार्ज, कौन रखा है? क्यू, कैपिटल क्यू। द वैल्यू ऑफ ए आपको बतानी है, ए की वैल्यू क्या लें सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स इज कांस्टेंट। ये ए कितना लें कि इस इलाके में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो कांस्टेंट हो, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो पहली बात तो फील्ड निकालो, सबसे पहली बात तो बीच में फील्ड निकालो, फिर देखेंगे कि वो कांस्टेंट कैसे होगा। फील्ड निकालने के लिए मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, इसके बिल्कुल बीच में जो यहां से पास हो। हाँ भाई बताओ, ये बात समझ आई? यस सर। गॉसियन सरफेस उस जगह से पास होनी चाहिए जहां फील्ड निकालना है, सिमेट्रिकल होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए, तीनों बातें इसमें सेटिस्फाई होगी। अब देखो यहां मान लो इस जगह आर दूरी पे जो फील्ड है मैंने कहा ई है बाहर की तरफ, तो बाई सिमेट्री इसके हर जगह ई का मैग्नीट्यूड मैं सेम मान सकता हूं। अगर आप यहाँ कोई एक छोटा सा एरिया मानेंगे तो वो बाहर की तरफ ही बनेगा डीएस। एंड बाई डेफिनेशन अगर आप इस सरफेस में से बाई डेफिनेशन फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स आपका बनेगा क्या? ई डॉट डीएस और क्लोज सरफेस इंटीग्रल। बताइए ये वाला स्टेप आ गया समझ? और ये हमने कल वाली क्लास में 3-4 बार ये किया था और ये हमें पता ही है ये कितना आता है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल सिमेट्री आपको याद होगा नहीं, हर बार इतना ही आ रहा था, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब एक बार मैं फ्लक्स निकालूं बाई गॉस लॉ, तो बाई गॉस लॉ जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाई गॉस लॉ जो फ्लक्स होगा दैट विल बी क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कैसे निकालें, बिकॉज ये तो वेरिएबल डेंसिटी है, रो इज इक्वल टू ए बाई आर, और कोई ऐसा भी नहीं है कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो मैं एवरेज निकाल लेता, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। इनिशियल मतलब यहाँ, फाइनल मतलब यहाँ डिवाइड बाई 2 और फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन ये रो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए आप यहां से किसी भी एक्स डिस्टेंस दूर गए, मैं क्यू इन निकालने का तरीका बता रहा हूं। आपने एक स्फीयर बनाया, एक्स डिस्टेंस दूर जाके आपने एक स्फीयर बनाया। जब आर डिस्टेंस पे डेंसिटी है ए बाई आर, तो एक्स डिस्टेंस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ए बाई एक्स हो जाएगी, ए बाई एक्स। यस सर। ठीक है। आप थोड़ा सा और आगे गए, डीएक्स और आगे गए और आपने ये गोले को यूं बढ़ा दिया। अब ये जो एक स्मॉल पार्ट बना है, ये जो एक स्मॉल पार्ट बना है, इसका जो वॉल्यूम होगा डीवी, मैं उसे लिख सकता हूं 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यस सर। और यहां जो रो है, मैं उसे लिख सकता हूं ए बाई एक्स, और इसमें जो चार्ज है वो मैंने बोल दिया डी क्यू। तो इस जगह में रो को लिख सकता हूं डी क्यू बाई डीवी। तो मेरा डी क्यू कितना आ जाएगा? रो इंटू डीवी। आपका डी क्यू आ गया रो इंटू डीवी। तो डी क्यू आपका आया, रो तो है ए बाई एक्स
और dv है 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, एक x से एक x गया। इससे मुझे टोटल q इन निकालना है, तो मैं इंटीग्रेट करूं तो 4 पाई और a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए 4 पाई और a तो कांस्टेंट है, अंदर ओनली क्या बचा x dx। x की लिमिट बताओ भाई, कहां से कहां तक का चार्ज मुझे निकालना, वो बताओ x की लिमिट। ए से बी तक। ए से बी तक क्यों जा रहे हो, मेरी गॉसियन सरफेस तो यहीं खत्म हो रही है, आप बी तक का चार्ज क्यों निकाल रहे हो। आर तक। हाँ, मुझे गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर का चार्ज निकालना है, तो मेरा चार्ज वैसे तो 0 से r तक है मेरी चार्ज की ठिकाना, लेकिन 0 से a तक तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो यही है। तो ये गया a से r, x dx का इंटीग्रेशन बनेगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 गया तो 2 पाई a, और ये बचेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो जब आप ये फ्लक्स इसमें लिखोगे तो फ्लक्स आपका बनेगा 2 पाई a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, 2 पाई a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये पूछता है कि a की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी। अब आप देखिए, दोनों को इक्वेट करो, इसको और इसको इक्वेट कीजिए। आपने इन दोनों को इक्वेट किया तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई कैपिटल A इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई गया, यहां से e आ गया, 2 से 2 भी गया, a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका है। अब आपको इसमें यह सोचना है कि हम a क्या लें कि जो e है वो r से इंडिपेंडेंट है। हम a की वैल्यू क्या लें, ये जो कांस्टेंट है a, इसकी वैल्यू क्या लें कि ये जो E आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बिटवीन द रीजन, वो कांस्टेंट आ जाए। बताओ आप कैसे करें यहां से, मतलब ये R पे डिपेंड ना करे E, कुछ इस तरह का A क्या ले कि ये R पे डिपेंड ही ना करे, ये चीज हमें सोचनी है। हाँ जी बताओ, क्या दिमाग में आ रहा है यहां से। देखो आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब आप तो कह रहे हो कि ये पूरा इस तरह से काटना है। नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूं, सुनिए इधर। हमें जो सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन जो हमें दी गई है वो है कि केवल ए से लेके और बी तक चार्ज है, इसके अलावा कुछ दिया नहीं गया है। केवल इतना बताया गया है कि भाई ए से लेके बी तक चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज की डेंसिटी भी दे रखी है रो ए बाई आर, बस इतना सा हमें दिया गया था। एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज अ पॉइंट चार्ज, इसको आप भूल गए। सेंटर पे भी तो रखा है एक चार्ज, कौन रखा है सेंटर पे, क्यू रखा है। तो जब आप क्यू इन लिखोगे तो इसमें ये चीज आएगी, साथ में क्या आएगा, क्यू आएगा। भाई ये तो है ही, लेकिन एक अंदर भी कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो थोड़ा सा इसको बदलो, वहां पे गए और प्लस में क्या रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्यू रहेगा, ठीक है। ये आपका आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में आपका प्लस में चल रहा है क्यू, और नीचे है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ भाई बताओ, अभी आ रहा है समझ। हाँ ठीक है, अब मेरा ये कुछ ऐसा बना है कि अगर मैं इसको देखूं, E इज इक्वल टू, सेंटर पे एक चार्ज Q था वो हमने शामिल कर लिया, हाँ ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। फाइनली ये E ये आ गया, तो हमारा फिजिक्स वाला काम यहां तक हो गया है कि जो फिजिक्स यहां तक लगानी थी वो ये है। अब इसमें आपको सोचना है कि A क्या ले कि वो जो फील्ड है वो R से इंडिपेंडेंट आ जाए। A क्या ले कि वो फील्ड R से इंडिपेंडेंट आ जाए, बताओ अब इसमें क्या करें यहां से। हाँ जी बताइए। आपने पाई क्यों लिख दिया, पाई तो कट गया था। कौन सा पाई, पाई तो नहीं है, ठीक है।
एक बार इसमें चेक कर लो, कुछ और तो कट फिट नहीं हुआ है ना। ये तो यही है, क्यू इन में बस वो ठीक है, ये जुड़ा था, ठीक है, ये है। अब आप ये बताओ कि यहां से मैं कैसे मतलब मैथमेटिकली क्या कंडीशन लगाऊं कि ये जो ई है ये आर से इंडिपेंडेंट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलाके में कांस्टेंट हो जाए। बताओ। देखिए आपका ई बना a इंटू आर स्क्वायर प्लस क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। मैंने इनको अलग अलग डिवाइड किया, तो जो आपका ई बना, पहली टर्म आ रही है a अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। हाँ जी बोलो, फर्स्ट टर्म में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये तो अपने आप में कांस्टेंट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और थर्ड टर्म ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये आपका आया। अब हम ये चाहते हैं कि ये ई आर से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि ये यहीं तक रह जाए, आगे वाली चीज ना आए। तो आगे वाली चीज कब नहीं आएगी बताओ? जब आप इन दोनों को जीरो हो जाएगा। हाँ, इन दोनों को आप, इसको आप जीरो कर देंगे, इसको जीरो करके ये निकाल देना। मुझे लग रहा है पाई की, पाई नहीं है ना ये, कौन सा पाई आ गया, ये कहां से आ गया? पाई हटा दिया था, पाई हटा दिया था ये। तो a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड दिस थिंग। तो अगर आप इसको जीरो करते हैं तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहां से a कितना आ रहा है, q अपॉन a स्क्वायर। आंसर कितना है इसका? इसका आंसर कितना दिया है इस सवाल का? देखो मैं बताता हूं, इधर सुनिए, इधर सुनिए। एक चीज इसमें आपने मिस्टेक कर दी है। ये 2 पाई से 2 पाई आप काट के बैठे थे, ये तब कटा था जब आपने क्यू लिखना भूल गए थे। अगर ये क्यू ऐड होगा तो क्या ये कट सकता है क्या? ये देखो, ये क्यू ऐड होगा तो क्या मैं ऐसे काट सकता हूं यहां से? नहीं कटेगा ना, ये समझ आ गए? यस सर। ठीक है, वो पहले का काट रखा था। यहां से आप ई निकालोगे तो ये आ रहा है ऊपर वाली टर्म 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड कर लो, पहली टर्म को आपने अलग अलग डिवाइड किया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, मुझे लग रहा है a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचा, है ना? यही बची फर्स्ट टर्म, माइनस सेकंड टर्म, और इसको आप इकट्ठा लिख लो चाहे, प्लस q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब बताओ क्या ई लिखना आ गया आपको? हाँ जी बोलिए, ई समझ आया कैसे लिखा है? यस सर। अब देखो, ये आर से इंडिपेंडेंट चाहते हो, इट मींस दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, तो ये अपने आप आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और ये 0 कब होगा? जब ये ऊपर वाली टर्म 0 हो जाए, यानी कि कैपिटल Q इज इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर, और यहां से a आपका कितना आ गया, कैपिटल Q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। समझ आ गया? ठीक है, देखो गॉस लॉ का एक अच्छा सवाल है। हम बस शुरुआत में एक गलती ये कर गए थे कि सेंटर पे क्यू है उसे भूल गए थे, और उस गलती के चक्कर में 2 पाई से 2 पाई कट गया था, और कुछ नहीं है। बाकी गॉस लॉ का एक अच्छा सा सवाल था। क्या 6th क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सभी को? सर एक बार शुरू से तुम रिव्यू बताओ तो क्या क्या है शुरू से। क्या दोबारा बोलो, एक बार शुरू से अब तक रिवाइज करा दो। इस क्वेश्चन में क्या किया है? इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है स्टेप बाय स्टेप सुनिए। बाकी बच्चे भी सुन रहे हो तो सुनो ध्यान से। इस सवाल में एक बार ये और बता दो कितना टाइम बचा है इस मीटिंग का, ताकि मैं उस हिसाब से बताऊं। बता दो। सुनो, इस सवाल में
इस सवाल में केवल एक इलाके में चार्ज दिया था, ए रेडियस से बी रेडियस तक चार्ज दिया है, और आपको यह बताना था कि उस इलाके में जो फील्ड है वो आर से इंडिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने किया क्या है, मैं उस इलाके में किसी भी आर डिस्टेंस पे गया और मैंने ई निकाला। ई निकालने का मेरा पुराना तरीका है, एक बार मैंने फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकाल लिया, ई इंटू 4πr², स्फेरिकल सिमेट्री में यही आता है। एक बार मैंने फ्लक्स बाय गॉस लॉ निकाला और उसके लिए क्यू इन निकाला। क्यू इन में एक तो क्यू सीधा दिख रहा था और एक में मुझे थ्रू इंटीग्रेशन वहां तक जाना पड़ा, एक एलिमेंट मान के बीच में रो लिख के डीवी रो डीवी करके डी क्यू निकला, और फिर उस पर इंटीग्रेशन किया ए से लेके आर तक, ए से लेके आर तक ये चार्ज हो रहा है, वो चार्ज मेरा ये आया था और प्लस एक सेंटर पे क्यू रखा था, टोटल क्यू इन ये हो गया डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो आपने दोनों फ्लक्स निकाल लिए, बताओ यहां तक समझ आया? यस सर। क्लियर है ना बिल्कुल कि फ्लक्स कैसे निकाले हैं? दूसरी बात, हाँ, उन दोनों को इक्वेट करके मैंने ई निकाल लिया। सवाल तो फिजिक्स का तो यहीं तक हो गया कि भाई ई कितना है, ई मेरा ये आ गया। अब इन्होंने जेई में ये पार्ट ऐड कर दिया था कि ये जो फील्ड है अगर ये डिस्टेंस पे डिपेंड ना करे और इस इलाके में कांस्टेंट रहे तो आप बताओ कि ए कितना ले। तो देखो हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया, ये चीज तो अपने आप ही कांस्टेंट है, हाँ इस चीज में आर आ रहा है और हम चाहते हैं कि ई कांस्टेंट रहे, वो आर पे डिपेंड ना करे, यानी कि इस चीज को 0 कर दो। इसको 0 किया तो इसका न्यूमरेटर 0 कर दिया और उससे ये हो गया। क्या ये समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, अब सुनो, इस सवाल का मेन जो पॉइंट था वो लास्ट वाला नहीं था, वो तो एक हल्का सा मैथमेटिक्स है। मेन पॉइंट ये था कि आपने फ्लक्स दो तरीके से कैसे निकाला। एक तो याद ही है ना हमें स्फेरिकल सिमेट्री में, ठीक है, और एक बस क्यू इन थोड़ा ध्यान से निकाला, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, इस तरह से। अच्छा बाकी बच्चे बताओ, क्या है क्या कोई मीटिंग में जो ये समझा हो जिसने इस सवाल को? हाँ जी, शुभम, चंचल, कनिका, नीरू, क्या ये सवाल समझ आ गया है क्या, अगर आप लोग हैं तो? अरे बोलिए। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। इस सीपीपी का एक आखिरी सवाल बचा है, अर्थिंग। अर्थिंग हम कल की क्लास में लेंगे, कल का हमारा टॉपिक रहेगा अर्थिंग का, तो कल हम ये चीज कवर कर रहे होंगे, ठीक है? समझ आ गया सर? एक क्वेश्चन, एक एडिशनल क्वेश्चन सर, जैसे एक मिनट रुको, पहले मैं बोल लेता हूँ। कल एक तो अर्थिंग पढ़ेंगे, ये अर्थिंग वाला क्वेश्चन कल शाम को हो जाएगा, प्लस आपको एडिशनल होमवर्क में अब मैंने कंप्लीट वर्क दे दिया है, जो भी बचा है यहाँ तक का 2-2 चैप्टर। तो आपने एचसीवी का 29 चैप्टर तो कर ही रखा है, पूरा हो लिया ना हमारा डिस्कस वो, ठीक है? 30th चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, 24 सवाल है शायद, जहां तक मुझे याद है उसके एक्सरसाइज में 24 सवाल थे शायद, तो वो 24 या 28 कुछ ऐसे होंगे, कम ही है, मतलब 30 तक ही है, तो वो जल्दी डिस्कस होगा। एनसीईआरटी का भी कुछ कुछ पार्ट बचा है, अब आप करोगे, जैसे केवीटी वाले करवा दिए, आप फर्स्ट चैप्टर के एडिशनल एक्सरसाइज में देखना केवीटी वाले क्वेश्चंस हैं, तो कल की क्लास में और कल के डिस्कशन में ये सारा काम पूरा करेंगे, ठीक है? आप जरूर अपना ये ट्राई कर लेना, यूं ना हो कि क्वेश्चन ही नहीं किए। हाँ जी अंकित, आप बोलिए, आप क्या डाउट है आपका? सर जैसे वो प्रिज्म वाला क्वेश्चन था, वैसे अगर प्रिज्म की जगह पिरामिड दिया हुआ हो तो पिरामिड में वो फेस कैसे बनेगा एक साइड का? मान लो अगर मैं पिरामिड की शेप की बात करूं, पिरामिड कुछ इस तरह का होता है, इस टाइप का ही होता है ना पिरामिड, नीचे ट्रायंगुलर, ऊपर एक पॉइंट, और पॉइंट से आपने तीनों पॉइंट्स मिला दिए, ये है। तो सारे अगर इक्विलेटरल ले लिया, सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल, मान लो ये मैंने एक ऊपर ले लिया, ठीक है, ये आपका एक इक्विलेटरल पिरामिड बन गया, ठीक है, और इसके एक कॉर्नर पे आपने कोई क्यू चार्ज रख दिया, इसके एक कॉर्नर पे आपने क्यू चार्ज रख दिया, तो आपको इस पिरामिड में से फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स तो अगेन वही होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और देखो पिरामिड के तो 4 ही फेस, पिरामिड के कितने फेस बने? 1 2 3 और 4, 4 ही तो फेस बने पिरामिड के, ठीक है? 3 फेसेस को तो इसका फील्ड टच करते हुए निकलेगा, ये बात आ रही है समझ? 3 फेसेस को तो इसका फील्ड टच करते हुए निकलेगा, इट मींस जो इसका फील्ड बचेगा उसका फ्लक्स केवल और केवल एक फेस में से होगा। कौन से फेस में? सामने वाले में,
समझ में आ रहा है? जो सामने जो फेस बनेगा, कहीं भी सामने की तरफ जो फेस बनेगा, ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर। यानी कि पहली बात तो ये कि जितना पूरे पिरामिड में से फ्लक्स होगा उतना ही उस एक फेस में से होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसमें से कितना होगा तो उसके लिए मुझे ज्योमेट्री लगानी होगी और क्यू इन लाना होगा। एक पिरामिड के अंदर कितना कितना पार्ट बनेगा इसका, पिरामिड के अंदर कितने पिरामिड में बनाऊं, कितने पिरामिड में लगाऊं कि ये पूरा कवर हो जाए, कितने पिरामिड में लगाऊं। देखो ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री, हाँ ठीक है। अगर आप 60 डिग्री के यूं ले आए तो 6 लगाने पड़ेंगे। समझो एक बार, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के आपने घुमा दिए तो इसके प्लेन में कितने लगाने पड़े आपको? 6 लगाने पड़े 360 में। लेकिन ये पूरा कवर तो नहीं हुआ 360 में, तो ये बीच बीच का पार्ट ही कवर हुआ है, ऊपर का भी रह गया और नीचे का भी। अब आप एक बार यूं घूमो, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल 60, एक इधर 60, एक इधर 60, एक इधर 60, 6 यूं घूमने पड़ेंगे आपको। यस सर। समझ आ रहा है? प्रिज्म में तो क्या था, बस एक ही बार घूम जाओ, 6 इधर और 6 आगे लगा दो, 12 में काम चल गया था। ठीक है, इसमें देखो 6 तो आपने यूं घुमाए 60 60 60 करके, तो उसमें ये एक फेस है पिरामिड का, एक फेस इधर आया, एक फेस इधर आया, यूं तो ये 6 बन गए। लेकिन ये तो ऊपर भी हवा में रह गया और नीचे भी हवा में रह गया, बस इस साइड कवर हुआ है और इस साइड कवर हुआ है। समझ पा रहे हो ज्योमेट्री क्या है? यस सर। देखो मैंने 6 टाइप में कुछ वैसा बनाना पड़ेगा, उसमें काफी ज्यादा, हाँ काफी ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड तो होगा लेकिन ये सोचा जा सकता है। अच्छा सवाल है। मतलब 6 में ये कवर नहीं हुआ, 6 जैसे प्रिज्म में तो क्या था, 6 के आगे 6 और लगा दो, 12 में वो पूरा कवर हो गया। नहीं हो पाएगा 12 में भी नहीं हो पाएगा। हाँ तो ये तो क्या है, यहाँ एक पॉइंट ही आके जच रहा है, तो काफी लगाने पड़ जाएंगे हमें। ठीक है, चलिए एक अच्छा सवाल है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करके कि कितने प्रिज्म लगाएं ना, कितने पिरामिड लगाएं कि वो पूरा कवर हो, और उतना डिवाइड बाई n होगा। ठीक है, और अगर बाई चांस इनफाइनाइट ही हो गया जब, तो क्यू बाई इनफिनिट, फिर तो फ्लक्स नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, सही है, एक बहुत अच्छा सवाल है। एससी वर्मा के क्वेश्चन है, अभी इतना टाइम तो है नहीं अभी पहले स्टार्टिंग का फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन से या एग्जांपल्स से। यार जरा से सवाल है, क्या वो पोटेंशियल वाला पूरा हो लिया चैप्टर हमारा डिस्कस? हाँ हो गया, एग्जांपल्स रहे उसके जो बच गए। अरे कोई ना, वो पहले फ्लक्स पे आ जाओ, वो पोटेंशियल के डाउट आपने पूछे नहीं पूछे, पहले फ्लक्स पे आ जाओ, क्योंकि आपके अगले टेस्ट में फ्लक्स आ रहा है ना पहले। हाँ। आप एक काम करो, आज कल शाम तक का टारगेट केवल एक रखो, HCV चैप्टर नंबर 30, बस आप चाहे एनसीईआरटी मत करो, HCV चैप्टर नंबर 30 अपना टारगेट रखो कल शाम के लिए। उसमें इतने ही सवाल हैं कि आप सारे कर लोगे। ठीक है सर। ठीक है, कल शाम को सभी बच्चे HCV चैप्टर नंबर 30 के डिस्कशन के लिए आए रात 9 बजे। ठीक है, और दिन में अपना अर्थिंग वर्थिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट।